बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, लग कुछ ऐसा रहा है कि जिस तरह पाक भारत जंग में सीज़ फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और एक एग्रीमेंट करवाया था, अब पाकिस्तानियों को भी वही फीलिंग आ रही है। जैसे हमने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग जारी है उसमें जो MOU की बात हो रही है, जो इतवार को स्विट्ज़रलैंड में साइन होगा, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज असेंबली में भी बात की है, जिसके बारे में हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट करके ऐलान किया, जिसके बाद पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वर्द में लग गई कि ये जंग ख़त्म होने के कुछ आसार नज़र आए। और अब पाकिस्तानियों की दूसरी दुआ ये थी कि या अल्लाह, जिस तरह जंग के दौरान हमारे पेट्रोल की कीमत में 150-150 रुपये का इजाफा हुआ था, उसी तरह ये जंग ख़त्म होने के बाद भी पेट्रोल की कीमत में 150 रुपये की कमी तो होनी चाहिए, क्योंकि इस जंग का ही बहाना बनाया गया था। जंग ख़त्म हो रही है, ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगी, तो अल्लाह करे 150 रुपये की कमी भी पेट्रोल की कीमत में आ जाए, आमीन। उसके पर ही बात करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये जानते हैं कि अभी चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। कतर इन्वॉल्व है, इजिप्ट इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, यकीनन ये सारे मुल्क सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में साइन होगा, लेट्स सी ये फ्राइडे को हो जाए, अल्लाह करे। लेकिन ये हमें मालूम है कि अब हतमी शक्ल इसको दी जा रही है। वजूहात तो वाजे हैं, एवरीवन नोज अबाउट इट। हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप को अपने इलेक्शन में इज्जत बचानी है, ये एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस जंग से निकलना उसकी सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना न वो अपने मिड टर्म इलेक्शन में बच पाएगा, न वो आगे कभी सियासत कर पाएगा। पार्टी को अलग नुकसान, पॉपुलैरिटी, वोट बैंक, सारे प्रॉब्लम्स ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। और ईरान ने वाजे कर दिया है $300 बिलियन अदा करने होंगे तामीर नौ के लिए। ईरान ने वाजे कर दिया है फ्रीज एसेट्स खत्म करने होंगे, सैंक्शंस खत्म करने होंगे। अल्लाह करे सैंक्शंस खत्म हो, जिससे पाकिस्तान ईरानी सस्ता तेल, सस्ती गैस, सस्ती बिजली भी हासिल कर सके। ये भी पाकिस्तानियों की तीसरी दुआ है, अल्लाह ताला रहम करे। साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहते हैं बजट के हवाले से। मैं अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ मैंने कारोबारी ख़बरों से किया, स्टॉक मार्केट के प्रोग्राम से किया, और मैं बिज़नेस न्यूज़ को काफ़ी गौर से, करीब से, कई सालों से देखता आया हूँ। और मैं आपको ये बताया था पिछले प्रोग्राम में भी कि बजट एक आदाद व शुमार का गोरख धंधा है। जो लोग मेरे शहर कराची की आबादी को सही से गिन नहीं सकते, जो लोग बेसिक डेटा जमा नहीं कर सकते कि कितने लोग रहते हैं कराची में, उनसे आप तवक्को कर रहे हैं कि वो मुल्क की गुर्बत, मुल्क की बेरोज़गारी, मुल्क की महंगाई, कितने गधे, कितने घोड़े, कितने खच्चर, ये हमें गिन के बताएंगे। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आती। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि अब बजट के अंदर ठोस इक़दामात लेना ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक हमारी हुकूमत हर साल 1000 अरब उधार लेकर सरकारी बाबुओं की तनख्वाहें अदा करती रहेगी, तब तक तो हमारे मुल्क आगे कभी नहीं बढ़ेगा। हम कर्ज़ों के दलदल में फंसे रहेंगे। जिस तरह आज हमने देखा सईद गनी साहब सिंध के वज़ीर हैं, उनका बयान बड़ा चल रहा है कि मेरे इदारे के अंदर 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है, मुझ पर बड़ा दबाव है, लेकिन हम उनको सज़ा दिलवाएंगे। जब तक ऐसे लोगों को सज़ाएँ नहीं होंगी, जब तक 2013 से बंद स्टील मिल जिसकी तनख्वाहें जारी हैं 16 अरब रुपए हर साल, वो बंद नहीं होंगी, जब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 300 अरब का सालाना नुकसान ख़त्म नहीं होगा, शायद उसको FWO में जम कर देना चाहिए, फिर वो नुकसान ख़त्म हो जाए, तब तक मैं नहीं समझता पाकिस्तान की मईशत आगे होगी। बजट किसी गरीब के लिए तो है ही नहीं, बजट सिर्फ अशराफिया के लिए है। जिनकी तनख्वाहें 5 लाख से ऊपर हैं, वो बजट के ऊपर नज़र डाल सकते हैं कि उनका टैक्स स्लैब चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उनके बिजनेस की पॉलिसीज़, टैक्सेशन पॉलिसीज़ चेंज हुई है। गरीब आदमी बजट से दूर रहे तो अच्छा है। और आखिर में प्रोग्राम में बात करना चाहूँगा PTI के हवाले से। हम ये जानते हैं कि इमरान खान साहब का फिर से इलाज हुआ है, उनको हॉस्पिटल लाया गया है, बताया गया है कि 5वीं डोज उनको दी गई है उनके आँख के इलाज के लिए। अल्लाह ताला उनको शिफा दे। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं, डील हो गई है, कोई मुलाकात हुई है, खुफिया मुलाकात हुई है, कोई बड़ी ऑफर हुई है, नहीं हुई है, क्या हुआ है, हम जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करवा सकता अपनी मौजूद मेहमानों को। मौजूद हैं सैयदा शहला रज़ा साहिबा, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान की नामवर सियासतदान, हमेशा सच और हक की बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त के लिए। मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब फ्रॉम PMLN, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की बड़ी नामवर शख्सियत हैं। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। और अजहर सिद्दीक साहब भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वकील। गुफ्तगू का आगाज़ शहला साहब आपसे करना चाहूँगा। मैडम, बहुत खुशी का दिन है, हमें यकीनन फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया अमेरिका ईरान जंग को ख़त्म कराने के लिए, MOU तक पहुँचने के लिए, ईरान ने डट के मुकाबला किया है। आपकी नज़र में ये जो बातें हो रही हैं एग्रीमेंट की, ये टेम्परेरी होंगी, परमानेंट होंगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये राय है कि ये मिड टर्म इलेक्शंस के लिए टाइम बाय कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दिसंबर के बाद जनवरी में नया साल आते ही वो दोबारा जंग का मौसम छेड़ देंगे, क्योंकि नेतन्याहू राजी नहीं है, इजराइल राजी नहीं है,
और इजराइल नहीं चाहता ये एग्रीमेंट हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सियासत बचाने के लिए तज्जियाकारों के मुताबिक इस एग्रीमेंट की तरफ वो बढ़ रहे हैं। मैडम, आपकी नज़र में ये एग्रीमेंट देरपा होगा, टेम्परेरी होगा, परमानेंट होगा? क्या असरात दुनिया पे होंगे और क्या इस एग्रीमेंट से हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत में 150 रुपये कमी आएगी शैला साहिबा? देखिए, अगर देखा जाए तो जो आपकी सारी बातें हैं वो आपने खुद ही करी भी हैं, और इंट्रो में भी आपने जो है वो सारा इसका जवाब दिया। अब ये जो पेट्रोल वाला सवाल है ये मुझ पे आया है तो लेकिन सवाल बात ये है कि ये एक ऐसी जंग थी जो अमेरिका में इंतहाई गैर मकबूल थी, और इसके साथ साथ क्योंकि अमेरिका ज़्यादा फोकस होता है, इजराइल के अंदर भी इसके लिए इंतहाई नापसंदीदा जज्बात थे, और ये हमने देखा कि गैर मकबूल जंग थी जिसको हम समझते हैं, पूरी दुनिया समझती है कि ठीक है खामेनी साहब का और कुछ लोगों की शहादत हुई, लेकिन शहादत तो महराज होती है मोमिन की, लेकिन वो अमेरिका की जो एक इसके पीछे एक नैरेटिव था कि वहाँ पे रजीम चेंज करनी है, वहाँ पे सब कुछ करना है, वो उसने कुछ हासिल नहीं किया। और एक तज्जिया ये भी है कि एशिया में जब भी अमेरिका ने एंट्री दी है हमेशा नाकाम रहा है। तो बहरहाल ये तो एक अलग बात थी। अब जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान का बेहतरीन किरदार रहा सफारतकारी में, और आर्मी और कह सकते हैं सिविल सफारतकारी भी हुई और सब हुई, और ठीक है, लेकिन ये सफारतकारी भी जहाँ तक पहुँची, और वो हम ये समझते हैं कि ईरान का हम पर बहुत एतमाद और हमारी जो एक जंगी हिकमत अमली रही पिछले साल मई में वो सब में नुमायाँ रही, लेकिन इन सारी सफारतकारी का हमारी मईशत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी मईशत जो है ना उसकी परवाज़ ही नहीं है। जैसे 14% पे इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, 70 to 80% इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेट कर दिया है। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो है ही नहीं। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कि कर्ज लेने पे खुश होते हैं, स्टेट बैंक से नोट छपवा रहे हैं, लेकिन कहते हैं सब अच्छा है क्योंकि जो है ना जो फॉरेन एक्सचेंज है आप देखें वो कितना अच्छा है, और आप अगर देखें तो वो कहेंगे कि रुपए पे कंट्रोल है और डॉलर को हमने कंट्रोल किया हुआ है। तो भाई अगर आपने ये सब कुछ किया हुआ है, मैं आपसे एग्री करता हूं शैला साहब, और इसको हम पार्ट 2 में तफसीलन डिस्कस करेंगे इकोनॉमी को, बजट को, लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि क्या फील्ड मार्शल की तरह प्राइम मिनिस्टर को कोई सुपर डिप्लोमेटिक प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिलना चाहिए? आई थिंक नो। ठीक है, अब जो आपकी बात है मैं मानती हूँ कि देखिए फील्ड मार्शल का एक अपना काम है, लेकिन ये हमारी जितनी भी अच्छी सिफारतकारी रही, लेकिन इस दफ़ा हमने बुनियाद रखी सिफारतकारी की, इससे आप हट नहीं सकते। लेकिन इसको जान के जेनेवा जो है वो भेजा गया ताकि जो है वो जेनेवा क्यों भेजा गया वैसे आपकी नजर में? ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, सॉरी मैंने पूछा नहीं, जेनेवा क्यों भेजा गया? तो यही समझते हूँ कि वो ये नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहेगा कि सारा ताज पाकिस्तान के सर पे आए, और वो समझता है कि पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान ने हमने ये देखा कि बकाई साहब के जो स्टेटमेंट्स थे वो थोड़े से कुछ नेगेटिव भी आए कि पाकिस्तान सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा है, हमारी सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा। लेकिन इस तरह होता है किसी लम्हे सालिस को जो है वो किसी का साइड भी लेना पड़ता है क्या? बिल्कुल ठीक। लेकिन इस सालिसी की बुनियाद हमारे मुल्क में डली, हमने इसमें बहुत अपना किरदार अदा किया। पेट्रोल पे आ जाती हूँ, जल्दी से मैडम कंप्लीट कर लें। देखिए, जब खित्ते की सूरत हाल में यूँ तो खित्ते के तमाम ममालिक मुतासर हुए, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। दूसरे ममालिक ने तो ये किया कि हुकूमतों ने बोझ उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने अवाम पे बोझ डाला। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि लेवी भी बढ़ती रही। अच्छा, पेट्रोल की शॉर्टेज बात में हुई, पहले से पेट्रोल कंपनियां जो थी ना उनको भी मौका दिया कि आप 130 अरब आवाम से निचोड़े। ठीक है, अब अगर आप अपने अतराफ के कंट्रीज देखें तो उस समय पेट्रोल की कीमत क्या है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। मौका मिल गया मैडम, हुकूमत को मिला मौका, उन्होंने मारा चौका। की तकरीबन 52 रुपए पर केजी, छक्का चौका छोटा चीज है। बीच में तो 500 रुपए किलो भी हो गई थी एलपीजी मैडम।
कॉल खो गई, जिसके बाद मिल नहीं रही कि कहीं जाके रुके, सही कह रही है, सही कह रही है, सही कह रही है। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये बड़ा गलत हुआ और इससे इंतहाई महंगाई बढ़ी है। पार्ट 2 में बिल्कुल बजट को डिस्कस करूंगा, आपसे शुरू करूंगा। बेग साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। बेग साहब, जिस तरह बुनियानुन मरसूस मार्का हक की कामयाबी के बाद हमने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के लकब से नवाजा, डोंट यू थिंक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को या फिर इस सालसी के किरदार के बाद कोई खास लकब या कोई मेडल देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कोर्स डेफिनेटली आज जो भी होने जा रहा है एक तारीखी मतलब चीज होने जा रही है और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो इसके ऊपर हैं और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, ये मुआहदा जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान होने जा रहा है। अभी आपने अपने इंट्रो में भी एक चीज का जिक्र किया। देखिए, वो ये कि ये पूरा ईरान पे जो मकसद था हमला करने का, चाहे वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था, वो एक रिजीम चेंज करने के लिए किया गया था। और अभी कुछ दिनों पहले शायद आपने ये पढ़ा हो कि इनके इंटेलिजेंस के चीफ को इसीलिए सेट कर रिजीम चेंज हो जाएगा और बल्कि शाह के जो पहलवी के जो साहबजादे थे वो अपना सूटकेस पैक किए हुए बैठे थे और अगर खुदा ना खास्ता वो कामयाब हो जाते तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होता, क्योंकि वहां पे वो हुकूमत आती जिसको इजराइल की हुकूमत कहलाती और इंडिया भी उनके साथ होता। तो पाकिस्तान की सिचुएशन जो बनती वो ये बनती, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ इंडिया और एक नेबर कौन, ईरान, वो भी उन्हीं के साथ होता है। और इंडिया अमेरिका में सिर्फ इतनी आवाजें उठने लगी कि ये हमारी जंग नहीं है, तो ये जंग जो थी मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई। और फिर आपने देखा कि टू बी वेरी फ्रैंक अमेरिका ये चाहता था कि किसी तरीके से ये मुआहदा हो और अब ये होने जा रहा है। देखिए, इसमें पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज है, एक तरफ दुनिया पाकिस्तान के रूल को अप्रिशिएट कर रही है और वो इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का सोच रहा था आज खुद आइसोलेशन। बेग साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जिस तरह आर्मी चीफ को हमने फील्ड मार्शल के लकब से नवाजा कामयाबी के बाद, आपके पास प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई लकब है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को जी देखिए, पूरी दुनिया अगर आपको अप्रिशिएट करती है, इससे बड़ा मेडल क्या हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि प्राइम मिनिस्टर को कोई हम मतलब कोई खिताब देंगे या कोई लकब देंगे या कोई और अवार्ड देंगे, बट पूरी दुनिया उनको कर रही है। और क्या 150 रुपए पेट्रोल पे कम करेंगे सर इस MOU के बाद? 150 रुपए कम भी होगा सर ये जंग खत्म होने के बाद पेट्रोल पे? मैं आपसे नहीं कहूंगा, मगर आज सुबह का जो दिन था वो पेट्रोल के प्राइसेस नीचे आने शुरू हो गए, जो कि 100 को भी क्रॉस कर गए थे। और जब भी जंग शुरू हुई थी उस वक्त 70 पे प्राइसेस थे और पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा। राइट। आजर साहब, बड़े बेसिक सवाल हैं। क्या जिस तरह फील्ड मार्शल साहब की कामयाबी पे उनको इस लकब से, इस ओहदे से नवाजा गया, क्या प्राइम मिनिस्टर को भी सुपर डिप्लोमेटिक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से नवाजना चाहिए? क्या 150 रुपया पेट्रोल कम होगा? क्या ईरान से हम सस्ती गैस, बिजली और पेट्रोल ले पाएंगे? क्या आपको लगता है कि कोई वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेवा के अंदर ये दस्तखत करने की बात की, पाकिस्तान में करने की बात नहीं की? अजहर सिद्दीक साहब, सबका रोल है वो तो आपके सामने है। अगर आप किसी शहबाज शरीफ या नून लीगी या किसी और वजीर आज़म के बाद, वो तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। लिखा लिखाया आता है, वो करते हैं, ऊपर से आपको पूरी दुनिया में वजीर। अगर ऐसी बात थी, अगर आप वैसे तो सर्च करके, लेकिन आप ये कहें कि इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को, वो शहबाज शरीफ ने किया क्या? ना तो वो पार्लियामेंट को उसका जवाब अगर देखे तो पूरी उसका जवाब अब जेनेवा वाला है। मैं ये समझता हूँ जाती है कि अगर पाकिस्तान का किरदार इतना अहम था तो ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। जो लोग कराची की आबादी को सही से गिन नहीं सकते, हम ये कैसे तवक्को कर लें कि वो बजट के गंभीर आदाद शुमार को गिन लेंगे? वो मुल्क में गरीबों की तादाद गिन लेंगे, बेरोजगारों की तादाद गिन लेंगे, वो महंगाई की तादाद समझ जाएंगे? वो लोग ये तो जानती हैं आप, हमेशा हर बजट में मुल्क में गधों की तादाद में इजाफा होता है। इट्स वेरी सैड कि हम लोग नंबर्स की हेर फेर में, जिन्हें अंग्रेजी में नंबर फजिंग भी कहा जाता है, ये किस तरीके से आपने खसारे को मुनाफा करना है, मुनाफे को खसारा करना है। तो ये बजट का जो आदाद शुमार का खेल होता है, ये आम लोग के लिए नहीं होता, खास लोग के लिए होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनसे आप कर्जे ले रहे होते हैं। IMF को राजी करना होता है कि देखें हमने जो आपसे बातें की थी पूरी कर दी हैं। और टारगेट्स बड़े बड़े एम्बिशियस रख दिए जाते हैं, भले वो अचीव हो ना हो। लेकिन पिछले साल आपको मालूम है मैंने 1200 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में आपने दिया, 600 अरब रुपए तनख्वाहदार तबके ने इनकम टैक्स दिया, और बाकी सारे आपको मालूम है IPPs हों, दूसरे पावरफुल सेक्टर्स हों, उनको तो रिलीफ मिलता ही रहता है। लेकिन इस बजट के बारे में मैं शैला साहबा आपसे गुफ्तगू करूँगा। आपने यकीनन बहुत अच्छी तकरीर भी की है, लेकिन मेरा एक सवाल है
कि आपको नंबर्स पे यकीन आता है। और मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक जब आपके मुल्क में गुर्बत गिनता है वो कहता है 47% है, आपकी हुकूमत गुर्बत गिनती है कहती है 29-28% है। मुझे तो बजट के आदाद शुमार पर एतबार इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आसान तरीके से इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन की जाती है जिसके हम बखूबी वाकिफ़ हैं। एवरीवन नोज इट इन पाकिस्तान। आपकी नज़र में ये जो खेल खेला जाता है नंबर्स का, हर साल 1500-1000 अरब कर्जा लिया, हर महीने 1000-1500 अरब रुपए का हुकूमत कर्जा लेके अपनी गाड़ी चलाती है, गरीब का कीमा निकालती है। कराची को गिनना इनको आता नहीं है, बजट क्या खाक बनाएंगे मैडम, आपकी राय? सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि देखें 2 साल में 2200 बिलियन का शॉर्टफॉल है एफबीआर की तरफ से, 2200 बिलियन का शॉर्टफॉल। और बिल्कुल हुकूमत की सपोर्ट, हुकूमत की हिमायत, टैक्स नेट बढ़ा नहीं, टैक्स रेट बढ़ा है। जो आज तक इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं कर सके वो क्या करेंगे? नतीजा ये है कि एक मखसूस तबका जो है वो पिस रहा है और वही पिसता रहेगा, बाकी इंजॉय कर रहा है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि जिसको मैं करना चाह रही थी लेवी को, कि चंद अरसे में 1208 बिलियन आपने लेवी वसूल कर ली। अच्छा, जो आपका सर्कुलर डेट है वो इतना बढ़ गया कि आपने बैंक से कर्जे भी लिए लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे और हर बिल में तमाम पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 रुपए है, उसमें वो सरचार्ज बढ़ रहा है, दे रहा है। अच्छा, तीसरी बात, पाकिस्तानी तो मैडम टीवी लाइसेंस के भी पैसे दे रहा है और सोच रहा है कि भाई कौन सी टीवी, कौन सा लाइसेंस, कब तक तुम लोग 1900 में रहते रहोगे, पत्थर के दौर से कब निकलोगे? अच्छा, अब आइन में ये मौजूद है कि अगर वफाक को ज़रूरत हो तो सूबों से वो कुछ पैसे ले सकता है, तो वो उसके हिसाब से जो सूबों से पैसे लिए, जिसमें बलूचिस्तान से नहीं लिए, लेकिन वो पैसे भी इतने नहीं हैं कि जितने का IMF जो है वो नुकसान कर चुका है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात जो आपने की और मैंने अपनी स्पीच में एक सेक्टर, ज़राअत, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज और एक सेक्टर, इवन ये कि आपने कहा कि गधों की तो तादाद बढ़ जाती है, गधों की तादाद बेशक बढ़ी लेकिन उसमें भी जो एनिमल ग्रोथ का एक आपकी रेट था, परसेंटेज थी, आप उसे नहीं टेस्ट कर सके। ज़राअत में तो आप 50% रहे। आप ये देख लीजिए कि ज़राअत में भी आपने टारगेट अचीव नहीं किया। अब यही देख लें कि गंदम जो है इस वक्त उसका सीज़न है और इस वक्त गंदम जो है वो 11.08% उसको आपने महंगा कर दिया। अच्छा, दूसरी बात जो है, आपने कर्जा इतना ले लिया। मैंने सारा ये बताया था कि गुर्बत जो है ना, आपने भी कहा कि 47%, तो 47% तो लोग गरीब हैं, लेकिन 29 जो दी है शरह, ये गुर्बत की लकीर से नीचे। मैडम, एक नंबर आपकी इजाजत से एक आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुकूमती आदादो शुमार के गोरख धंधे के मुताबिक जो शख्स महीने में 8,483 रुपए खर्च करता है या दिन के 300 रुपए खर्च करता है, उसका शुमार गरीबों में नहीं होगा। कैन यू बिलीव इट कि हमारी हुकूमत क्या पत्थर के दौर में रह रही है या अभी तक ट्यूबलाइट इस्तेमाल कर रही है? मैडम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि LPG पे पर किलो पे तकरीबन 52 रुपए बढ़ गए, ठीक है। और ये भी मैंने आपसे कहा कि पेट्रोल बार बार महंगा करने से अब तो ये मान लिया है ना सबने कि जितना पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, बिजली जो है वो सब महंगा होगा। तो इन्होंने अपना कोई एक टारगेट अचीव नहीं किया। दूसरी बात जो है वो मैं आपको मैंने वही पहले बता दी कि एक तो FBR नाकाम, मुकम्मल नाकाम, तो बेहतर है कि इस FBR को बंद करें। दूसरी बात यह है कि जो आपने टारगेट्स अचीव नहीं किए, तो क्या ये आपको IMF कह रहा था, जो आप एक बहाना बनाते हैं IMF, ये मैंने पूछा, हर टारगेट के जो ये अचीव नहीं कर सकते, हर मिनिस्ट्री का, हर तरह का, मैंने उसमें पूछा इनसे। और मैंने पहले ही आपको बताया कि लोकल इन्वेस्टर भी नहीं और एक्सपोर्ट में तो इन्हें दिलचस्पी यानी 50% उसके ऊपर टैक्स कर दिया है, उसको टैक्स रिफंड भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने जो कमिंग बजट दिया है, बस अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो कि हमारे
फतेहुल्ला साहब हैं वो कर रहे थे कि जी, जी। बलूचिस्तान में जो फ्लड से लोगों के घर वगैरह बह गए, तब जो नुकसान हो गया था, तो वो तो पार्टी में भी कह रहे थे कि मैं अपनी पार्टी के अंदर धरना दूंगा कि अगर इस पे आपने आगे बात नहीं की। Right, तो वो madam, बात right, की है madam. तो हुकूमत ने मानी है। बाकी कराची बेग के साहब लोग बहुत सबर कर रहे हैं, हुकूमत का आपकी वजह हिस्सा से वो हैं। बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं बेग साहब, वरना बेग साहब को अगर मैं इतना इंतजार कर रहा हूँ तो मुझसे नाराज हो जाते हैं वो। बेग साहब मेरे भाई हैं छोटे, हमारे भी ठीक बहुत है? बड़े, हमारे भी बहुत। अगर आपकी इजाजत हो तो बेग साहब को टाइम दे बिल्कुल दूं। चले। बेग साहब, बजट पे तो आप जितना कहें मैं बोल सकती हूँ। आई नो चले, ओके। हर चीज पे माशाल्लाह से। बेग साहब एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं ना, वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एम्बेसडर भी हैं, ऑनररी पॉलिटिशियन भी हैं, और भी बहुत कुछ है जो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा। बेग साहब, बड़ा सिंपल सा सवाल है, हमारी हुकूमत उसको गरीब मानती है जो महीने में 8,483 से कम खर्च करता है। हमारी हुकूमत उसको लिटरेसी रेट में नहीं लेकर आती, उसको पढ़ा लिखा नहीं कहती, जो अपना नाम नहीं लिखना जानता। जिसने अपना नाम लिखना सीख लिया वो भी पढ़े लिखों में शुमार होता है। क्या आपको यकीन है कि हमारी हुकूमत FBS, इदारा शुमारियात, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ये सब जो नंबर्स का गेम खेलते हैं, आपको लगता है वो गेम पाकिस्तान के हक में है, या वो गेम सिर्फ एलीट के लिए खेला जाता है, IMF के लिए खेला जाता है और बाकी सब के लिए इट्स नंबर फजिंग? देखिए, आपने भी अभी अपने कन्वर्सेशन में ये चीज कही कि ये तमाम जो है बजट जो अनाउंस किया जाता है, इसमें जो फिगर्स होती मैंने सुना है, और ये भी चीज आपको पता है कि जब आप IMF के मुआहदे में होते हैं तो ईच एंड एवरी फिगर जो होती है वो उसको वेरीफाई करता है IMF और वर्ल्ड बैंक तमाम। तो एक तो ये हम नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से हम ये बतला दें कि जी ये फिगर आई है। और इस बार हमारा जो कलेक्शन रहा है ताहा साहब, वो हमने 13.6 ट्रिलियन, और अब जो नेक्स्ट बजट है उसमें 15.2 ट्रिलियन की। तो जो भी ये कहता है कि लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, बिजनेसमैन टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल है गलत है। क्योंकि और ये जो बनता है टैक्स हमारा, इस वक्त हम 10% ऑफ आवर GDP से ऊपर पहुंच गए हैं। हमारे रीजन के जो दूसरे कंट्रीज हैं उसका भी GDP और टैक्स का जो रेशो है वो ये है। तो पॉजिटिव चीजें। देखिए, दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिन हालात में ये प्राइम मिनिस्टर का 5वां बजट था, मगर सबसे ज्यादा मुश्किल बजट था ये पेश किया गया। $55 पर बैरल पे हम खरीदते थे, आपको पता है 100 से ज्यादा क्रॉस कर गया। हमें $8 बिलियन इस बार ऑयल की इंपोर्ट के पर ज्यादा पे करना पड़े। और अभी भी जो बजट बनाया गया था वो हमने $100 पे बेस करके बनाया। कल को खुदा न खास्ता 120 या 110 पे जाता है तो हमारे चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। पर अगर सस्ता होगा तो आप लोग बचा लेंगे अपने लिए। आया है। मेरा एक सवाल बेग साहब, मेरा एक सवाल, आपके ड्राइवर की तनख्वाह क्या है? सर मेरे देखिए ना, बड़ा आसान सवाल है, घुमाइएगा नहीं सर। ड्राइवर की तनख्वाह बताइए। देखिए, प्राइवेट सेक्टर और देखिए मेरा एक बेसिक सवाल है बॉस, आप माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं। 40,000 तो होगी ना सर? बड़ी गाड़ी है, उसकी तनख्वाह 40,000 तो होगी बेग साहब, मैं आंखें बंद करके बोल सकता हूँ। क्या आप उसको गरीब समझते हैं या रईस? नहीं, मैं तो डेफिनेटली उसको रईस नहीं समझता। मैं सोचता हूँ वो है, बट शहरों की सैलरी को आप प्लीज गांवों की सैलरी से अपना नहीं कंपेयर करें। गांव के अंदर जो होता है वो खुद ही खेती बाड़ी करते हैं, अपनी खुराक उगाते हैं, अपनी जमीन होती है पूरी। फिर ये हुकूमत एक ही रेट के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कैसे गिन लेती है सर? पॉवर्टी रेट, लिटरेसी रेट, मेरा प्रॉब्लम ये है सर। में गुजारा कर रहा होता है। शहर की बात इस थोड़ी डिफरेंट होती है। एक आदमी जब अपना गांव छोड़ के अपना वो छोड़ के आता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली उसकी जो है आई एग्री सर। गांव में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, तो उनके तो बिल्स खत्म हो जाते हैं ना सर। वो तो बेचारे लकड़ी जला के ही जिंदा हैं अल्लाह के नाम के ऊपर। मैं आपसे एग्री करता हूँ, गाँव में तो क्या खर्चा होगा, पेट्रोल भी नहीं लेना पड़ता। अजहर साहब भी वेट कर रहे हैं बेग साहब। अजहर साहब मुझे बताइए, ये जो बजट का गोरख धंधा है हमारे मुल्क में, जिस तरीके से जो बंदा अपना नाम लिख सकता है उसको पढ़ा लिखा कह दिया जाता है, जो महीने में 8,500 रुपए खर्च कर रहा है उसको गुर्बत की लकीर से ऊपर ले जाया जाता है मिडिल क्लास में। ये जो इदारा है शुमारियात और बजट में आदादो शुमार का गोरख धंधा है, ऑप्टिक्स के लिए, IMF को खुश करने के लिए, इस पर आपकी राय हुजूर? देखिए, 2-3 चीजें हम सबको समझना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जितना जो जुल्म और गरीब आदमी के साथ होता है, मैं पहले छोटी सी बात, आज नादरा का केस लगा हुआ था। ये बेचारा गरीब आदमी जो है ना, ID कार्ड बनाना हो तो उसको महीने लगने हैं,
और जो बाबू आदमी है, एग्जेक्टिव आदमी है, वो 1500 रुपए देगा, 3000 देगा, आईडी कार्ड बना के चला जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा चले आगे चले, फिर गरीब आदमी के साथ जुल्म क्या है कि 6 लाख रुपए के ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बिजली पे भी आपको सेल टैक्स देना है, बाकी चीजों को भी सेल टैक्स देना है, ठीक है ना जी। और इतना जुल्म और ज्यादती है कि अगर उससे आगे चले आप, एक मोटरसाइकिल वाला जो है, एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो अपना 2 लीटर रोजाना का पेट्रोल खर्च अगर करता है तो तकरीबन 250 रुपए जाता है उसका PDL। ये जगह टैक्स है, ये जुल्म है इसके साथ। और वो महीने का 7,000 रुपया, साल का 1 लाख रुपया, और 2,000 रुपया जेबों से डाका डाल, यानी बेवकूफ बना रहे। पूरी खित्ते में पेट्रोल की कीमतें कम है, लेकिन हमने ये जगह टैक्स, और मैंने चैलेंज किया है, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। मेरे एक दोस्त का मुझे फोन आया, तकरीबन 1.5 लाख रुपया एक और 2.5 लाख रुपया एक, ये तकरीबन जुर्माने हैं जो सारे तो उनको देने पड़ने हैं। जरा याद रखना, जरा समझना। अब आए ये जो बजट में बेवकूफ बनाया, आपको क्या रिलीज दी आपने? अच्छा कह रहे हैं कि आपने सैलरी बंदे को रिलीज दे दिया, जरा इन टर्म ऑफ पैसे उठाए और PDL और इनडायरेक्ट टैक्सेस से देखिए आपने जुल्म क्या कर लिया। आपने बजट अपना जितना भी वसूल कर रहे हैं और कितना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी इससे पीछे नहीं हट सकती। माजरत के साथ पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को खड़े करने वाली है। खाली बातें करके नहीं चाहते हम। आप बताएं क्या किया, यानी इस मुल्क में शख्सियत आती रहेगी। आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले तो वकीलों में दाखिले पाबंदी थी, AR को निकाला, धक्के मार के निकाला ना वहां से, आज सहाफियों को भी निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट में से। पहले मैं बोला करता था कि पाकिस्तान तरीके से आपके साथ जुल्म हो रहा है, कि उसके बाद वकीलों के साथ होगा, सहाफियों के साथ, आम आदमी के साथ। यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो सोनी निजाम है आपका, कि उर्दू नसारा का निजाम चल रहा है कि एक बंदे को दबा दो, यानी क्या खाली सिर्फ इमरान खान के साथ जाती हुई है। लेकिन याद रखिएगा, तारीख याद रखेगी, नहीं भूलेगी इस शाहतरीन दौर को कि जिसके अंदर जुल्म और ज्यादती इतनी है, होने के लिए आप रो भी नहीं सकते। इमरान खान के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके अस्पताल में 5वीं डोज दी गई है उनकी आंख के इलाज के हवाले से, और सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको डील ऑफर हुई है, कोई खुफिया मुलाकात हुई है, बड़ी मुलाकात हुई है। अजहर साहब, इन दोनों खबरों के ऊपर आप अपनी राय देंगे हुजूर? अच्छा देखिए, जरा 2 बातें समझिएगा। मैं पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में मुझे आप कोई शख्सियत बता दें, आप अगर हैं तो मैं आपके साथ हूँ, अगर हैं तो बताइएगा कौन सी शख्सियत है पाकिस्तान की? कोई शख्सियत आजादी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ ये पिछले 3.5-4 साल के अंदर तकरीबन अगर आप आ जाए नजरबंदी के ऑर्डर, घरों के लोगों को तबाह किया। ECL, PCL, PNIL के अंदर क्या जुल्म हुआ? हम पता ही अफ्रीका के किसी मुल्क में रहते हैं कि एक कैदी से नहीं मिल सकते, उसका डर और खौफ इतना है कि अस्पताल भी लेके जाना है, रात के अंधेरों में लेके जाना है। क्यों भाई? और कमाल की बात है, हमारी अदालतें वो क्या कर दिया उन्होंने, 26वीं 27वीं तरमीम में आपको पहले भी बड़ी दफा बता चुका हूँ कि तबाही और बर्बादी कर दी है। आपने पहले अदालतों में नहीं आना, जाए ग्रीवियंस एडजस्टमेंट कमेटियों में जाकर धक्के खाएं। अच्छा फिर खाब दिखाया कि आईनी बैंक जानी अदालत, अच्छा बन गई, क्या फर्क पड़ा? वो जो 7 अरब का बजट अब 14 अरब पे चला गया है, और इंसाफ का इंसाफ मिल रहा है आपको, और इंसाफ के दरवाजे कैसे बंद कर दिए हैं हाईकोर्टों में। वो बायोमेट्रिक के नाम पर पहले वो जलील हो जाए, आज काबिल समात है या नहीं है, और उसके लिए वो अपना धक्के खाते फिरे, और हाईकोर्ट का दफ्तर वो लगाता जी एतराज का बिल्कुल सही लगाया है, आपके पास रेमेडी कोई नहीं रहेगी, आप धक्के खाते फिर करेंगे क्या यहाँ पर बैठकर? आपने तो ये कसूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी 26 और 27 तरमीम के अंदर आज लाकर जहाँ इन्होंने इस मुल्क को खड़ा कर दिया है। और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, 76,000 सिर्फ रेटे वगैरह दरखास्तें करेंगे, लाहौर हाईकोर्ट में बताने लगा हूँ 1,76,000 एतराज आते हैं, और ये इसी तरह का अजहर साहब मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। शैला साहिबा के पास वक्त कम है, उनका लिंक एक्सपायर होने वाला है, मुझे उनकी राय लेनी है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ अजहर भाई। अच्छा चले बच्ची को क्या छल्ली कर दिया वो दिखाने के लिए, वो घर पहुंच गया, और क्या कर लेंगे वहां पर? तुम्हें अपने बंदों को पकड़ के जिस तरह उसको मारा था, तो जिन बंदे ने गोलियां उसी तरह उनको भी मार देना चाहिए था। तब ये समझ आती है बात, लेकिन नहीं। तला साहब, ये जो है ना, जो ये क्योरेबल नहीं रह गया, यानी आपने एक आम आदमी की लाइफ की 70 का जीवन कर दी है, उसे सांस लेने के लिए जगह नहीं है। सांस लेने के लिए खुदारा, अभी तो आपको पता है कि आप टैक्स तो इतने लग गए हैं ना, अब सिर्फ एक सांस लेने पे भी टैक्स लगाना है, वरना तो
आपको पता है बाथरूमों में भी टैक्स लग गया है, गोबर में भी टैक्स लग गया बेग साहब है, और आपको वो एक दिन पता चलेगा जनाब कि आप सड़क पे पैदल चल रहे Right, अदर साहब। पैदल भी चल रहे हैं तो वो भी टैक्स अदर साहब, होगा। बेग साहब की तरफ जाना है। अदर साहब, बेग साहब की तरफ जाना है। बेग साहब हैज बीन वेरी पेशेंट विद मी। हर जगह बिल्कुल ठीक है अदर साहब। पाकिस्तान के अंदर और कमाल की बात है सर, आपने बाकी चीजें रोक ली, वो करप्शन 3.5-4 साल में बताने को बड़ा केस आपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मुझे सिंध के वजीर सईद गनी साहब का बयान याद आ गया कि 20 अरब की मेरे इदारे में करप्शन हुई है और मुझ पर दबाव है कि मैं उनको छोड़ दूं। चल रहे हैं। अच्छा जी प्रोजेक्ट बना, अच्छा कैंसर अस्पताल, बड़ी जबरदस्त बात बताओ, कैंसर अस्पताल पंजाब का बनाना है, वो 52 अरब का तो सुनने हैं, वो 72 अरब पे चला गया। ये 20 अरब यानी आप यहाँ पर बैठ के लोगों से मिलते तरले करते फिर रहे हैं। सर, हर महीने 1000-1500 अरब बैंकों से उधार ले लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। मुझे बेग साहब पे आने दे प्लीज 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 यार। बेग साहब, आपकी नजर में क्या इमरान खान पे आपको रहम नहीं आता? बेग साहब, आप एक बड़े नरम दिल इंसान है, मुझे मालूम है, और आप नहीं चाहते कि किसी को असीरी में देखें, किसी को पॉलिटिशियन को जेल में डाला जाए। डोंट यू हैव एनी सिंपैथीज फॉर हिम? डोंट यू थिंक इट्स टाइम कि ये प्रॉब्लम भी अब खत्म किया जाए? लेकिन ये लगता है हड्डी फंस गई है गले से, ना नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है। बेग साहब, योर ओपिनियन? पहला साहब, मेरी तो सिंपैथी सबके साथ है, मगर ये मेरे पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है हमारी जुडिशरी के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, जिन्होंने उनको कन्विक्ट किया है, जिन्होंने इनको सजाएं दी हैं। मतलब इन्हीं अदालतों ने जब नवाज शरीफ को सजाएं दी थी तो आपको याद है ना सर, वो साकिब निसार के लिए नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे? हाँ जी, और 190 मिलियन का भी जो कहते हैं पाउंड का जो केस है, वो उसके अंदर उनको सजाएं हुई हैं। और दूसरा, आपने खुद ही मुझे याद दिलाया इस वक्त कि जब अमेरिका में उन्होंने कहा था मैं वापस जाके आपके कमरे से कूलर भी निकलवाऊंगा और पंखा भी निकलवाऊंगा, और उस वक्त आपने सर उसने बहुत कुछ कह के आखिर में बाहर भी जाने दिया। आप लोगों ने बहुत कुछ कह के उसको निकलने भी नहीं दे रहे, तस्वीर भी नहीं आ सकती। सर, बहुत फर्क है सर। तो उसके ऊपर क्या है, मगर उनका इलाज वगैरह यहाँ पे हो रहा है। उनकी ज्यादातर हमेशा ये होता है कि उनके पसंद के डॉक्टर उनका इलाज करें, बट उनको वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन पिंडी और इस्लामाबाद में लेके जाया जा रहा है, और उनकी आंखों का कुछ प्रॉब्लम है। मगर तला साहब, हम ये भी नहीं पूछें कि ये आंखों की प्रॉब्लम और कान की प्रॉब्लम जब आप 70 को क्रॉस करते हैं तो हर आदमी को फेस करना पड़ता है। राइट बेग साहब, मुझे इसके ऊपर शैला साहबा से भी कमेंट लेना बहुत जरूरी है, अगर आप इजाजत दें। शैला साहबा, आपको रहम आ रहा है इमरान खान की हालत पे? मैडम, अच्छा देखें, कन्विक्टेड हैं वो इसलिए जेल में। बेग साहब, हम 25 साल से IMF के साथ हैं, और IMF जो है ना वो डॉक्टर है हमारा, और मरीज जो है वो पाकिस्तान है। तो बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि IMF ने मना नहीं किया FPR को काम करने से, IMF ने मना नहीं किया टारगेट अचीव करने से हुकूमत को। IMF ने मना, मैडम, IMF ने मना नहीं किया कि आप महंगे महंगे जहाज खरीद रहे हैं, कर्जों पे चल रहे हैं। IMF ने मना नहीं किया कि आप कर्जों पे चल रहे हैं, 500% तनख्वाह कैसे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया शैला रजा साहबा, शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, शुक्रिया इश्तियाक बेग साहब। प्रोग्राम के आखिर में यही कहूँगा कि हम किस तरह भरोसा करें अपने हुकूमती आदाद शुमार पर, जब वो अपने सबसे बड़े शहर की आबादी नहीं गिन सकते, वो और लोग क्या गिनेंगे, और प्रॉब्लम्स को क्या गिनेंगे। हम किस तरह ये तवक्को कर लें कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे जब पाकिस्तान की हुकूमत कर्जे लेकर अशराफिया को, IPPs को 20-30 अरब डॉलर 2-3 सालों में दे दे और आवाम से उसका खून चूस ले। दुआ करते अच्छे दिन आए, मुल्क में सियासी, मुआशी और मुआशरती इस्तेहकाम हो। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। I'll see you tomorrow. Until then, Allah.